नमस्कार दोस्तों। मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली चुनाव से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में और आखिर ये दिल्ली का चुनाव किस तरीके से लड़ा जा रहा है। बड़ा कंफ्यूजिंग सा चुनाव हो चुका है। उन सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे। बीजेपी क्या पूरी ताकत से ही चुनाव लड़ रही है? क्या कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है? क्योंकि आज के टाइम पे मैदान पे लड़ती हुई सिर्फ आम आदमी एक पार्टी की तरह दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कैंडिडेट जरूर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भी पूरी ताकत से लड़ती नहीं दिख रही है। कांग्रेस जो कि हफ्ते 10 दिन पहले राहुल गांधी जी की सीलमपुर रैली तक काफी आक्रामक दिखाई दे रही थी, वो भी अब उसकी आक्रामकता एक हफ्ते से गायब है। इसी बीच खबर आई कि राहुल गांधी जी की तबीयत खराब है, जिस वजह से उन्होंने कुछ रैलियां स्थगित भी कर दी। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर जो है तो 10 पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं कि ऐसे कौन से 10 पॉइंट्स हैं जिनको हम इस दिल्ली इलेक्शन में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 2020 में जो रिजल्ट्स रहे वो देख लेते हैं असेंबली इलेक्शंस में। तो आम आदमी पार्टी को 53.57% वोट शेयर मिला था, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 38.51% वोट शेयर मिला था। कांग्रेस की बात की जाए तो उसे 4.26% वोट मिला था। तो कांग्रेस को जो 2015 में वोट मिला था वो लगभग भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर लगभग वहीं का वहीं रहता है जहां पर उनका पहले वोट शेयर था। अब यहाँ पर बात की जाए तो आपका जो वोट बैंक वो कहाँ से आया? आपका जो वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का वो मोस्टली कांग्रेस का वोट बैंक है, जो कि पहले कांग्रेस के पास हुआ करता था 2013 के पहले, और अब वो पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी की तरफ जा चुका है। चाहे वो मुस्लिम्स का वोट हो, चाहे दलितों का वोट हो, इस तरीके के काफी सारे वोट हैं जो कि कांग्रेस आज के टाइम पे आम आदमी पार्टी पे जा चुके हैं। अब इसके बाद एक और बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो पहले 2020 के चुनाव तक ऐसा कोई आम आदमी पार्टी के खिलाफ ऐसा कोई भी बड़ा दाग नहीं लगा था या कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ ज्यादा कही जा सके। बस इतना कहा जा सकता था कि वो हर चीज में जो है तो केंद्र के साथ उनका किसी न किसी तरीके से झगड़ा चलता रहता है। लेकिन अब इस इलेक्शन में जो तीसरा पॉइंट हमें समझ में आ रहा है वो कि जो लॉस ऑफ डिफरेंस, मतलब पार्टी विद द डिफरेंस का जो टैग था ना, वो आम आदमी पार्टी खो चुकी है। मतलब जब से वो शराब घोटाले के आरोप, शीश महल का आरोप, अरविंद केजरीवाल मैं गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, इस तरीके के काफी सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी ने कही थी। लेकिन अब उनके पास बंगला भी है, गाड़ी भी है, सिक्योरिटी भी है, वो सारी चीजें हैं। इसके अलावा कई तरीके के आरोप लगाए जाते थे शीला दीक्षित पे उनके घर में कितने एसी लगे हैं ये भी काउंट करे गए, आरटीआई की क्वेरी डाली गई और उसकी भी इंफॉर्मेशन निकाली गई। अब अगर देखा जाए तो तीस जो चौथा पॉइंट है वो बीजेपी में लीडरशिप क्राइसिस को लेकर के। अब दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है मनोज तिवारी जी हैं। अब मनोज तिवारी जी जो है तो दिल्ली बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं और वीरेंद्र सचदेवा जो है वहां पर लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में। लेकिन इस तरीके का कोई चुनाव प्रचार नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की भी एक दो रैलियां हुई हैं, कुछ अब योगी आदित्यनाथ आए हैं, लेकिन ऐसा कोई भी एग्रेसिव कैंपेन नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव लड़ रही है। वहीं अगर ग्राउंड लेवल सपोर्ट की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी इस मामले में सबसे आगे दिखाई देती है, खासतौर से दिल्ली में। बीजेपी उसके थोड़ा पीछे दिखाई देती है। वहीं कांग्रेस का जो बेस है, वर्कर बेस है, वो दिल्ली में काफी कम दिखाई देता है, या कांग्रेस का वर्कर जो है तो साइलेंट बैठा हुआ है, वो काम कर नहीं कर रहा है इलेक्शन में, या उस तरीके से एक्टिव नहीं है क्योंकि लीडरशिप ही एक्टिव नहीं दिख रही है। इसके बाद किया जाए तो कांग्रेस की इमर्जिंग अपील। अब 2024 के चुनाव के बाद अचानक से कांग्रेस की जो दलित और मुस्लिम्स के बीच में, अचानक से जो दलित और मुस्लिम्स और ब्राह्मण, ये एक तरीके से वोट बैंक था जिसके बेसिस पे कांग्रेस ने 55 साल इस देश पे राज किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो ब्राह्मण समाज है वो या अपर कास्ट है वो पूरी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। वहीं दलित और मुस्लिम्स की अगर बात की जाए तो जो कि सामाजिक न्याय की जो पार्टियां थी उनके पास ये वोट बैंक चला गया था। वो वोट बैंक 2024 के चुनाव में कांग्रेस को मिलता हुआ वापस दिखा। इसके कई सारे कारण कहे जा सकते हैं, उन कारणों की हम बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद
आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर हो सकता है। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है मिनिमम वोट 38% तक जाता है और मैक्सिमम वोट उनका 57% तक जाता है। 56% का वोट शेयर था लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का 2024 में। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में मिलकर भी 43 से 44% के आसपास इनका वोट शेयर रहा था। अब इसमें कई सारे और सिनेरियोज हैं। जैसे अब समझिए कि सिनेरियो वन क्या कहता है कि जिसमें अगर कांग्रेस 10% के वोट शेयर से कम रहती है तो उसमें आम आदमी पार्टी की जो है तो सरकार बनने की काफी संभावना दिखाई देती है। अब दूसरा इसमें क्या पॉइंट है कि उसी में क्या है कि अगर कांग्रेस 10% से नीचे रहती है तो 50% के नीचे तो आम आदमी पार्टी का वोट दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना नीचे आता दिखाई नहीं देगा कि उसकी सरकार ना बने और भारतीय जनता पार्टी उसको आगे लेके जा सके। और भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में 40% का जो ब्रैकेट है उसको क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर क्लोज इलेक्शंस के सिनारियो देखें, क्लोज इलेक्शन का सिनारियो ये हो सकता है कि अगर 15% कांग्रेस पहुंचती है तो उस केस में भारतीय जनता पार्टी को एज हो सकता है और जनता पार्टी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के वोट शेयर को क्रॉस कर जाए और 35 सीटों का जो बहुमत का आंकड़ा है उस जादुई आंकड़े को छू जाए। ऐसा होने की भी एक संभावना हो सकती है, लेकिन बशर्ते उसमें कांग्रेस जो है तो अपना वोट शेयर अच्छा खासा बढ़ा सके। दूसरा, हंग असेंबली की सिचुएशन कब हो सकती है? हंग असेंबली की सिचुएशन तब हो सकती है जब कांग्रेस 20% के आसपास शेयर लेकर के जाए। 20% वोट शेयर का मतलब यह है कि वो कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी का वोट आम आदमी पार्टी का है वो, और कुछ वोट शेयर जो कि भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं देना चाह रहा है वोट, उस तरीके के वोट कांग्रेस के पास जा सकते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशंस बन सकती हैं। अब बात करते हैं हम और कुछ राजनीतिक मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो जिस तरीके की राजनीति चल रही है, जिस तरीके का पॉलिटिकल गेम चल रहा है दिल्ली में, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी के सीलमपुर की जो रैली थी उसके बाद से कांग्रेस का जो कैंपेन है काफी दबा हुआ सा कैंपेन लगने लगा। अब ऐसी भी खबरें हैं कि आम आदमी पार्टी से किसी तरीके की कांग्रेस की एक अरेंजमेंट हो गई है जिसमें कि अब आम आदमी पार्टी को कांग्रेस उस तरीके से अपोज नहीं करेगी जिससे कि उसकी सरकार जाने की खबर की नौबत आ जाए और भारतीय जनता पार्टी जो है तो आम आदमी पार्टी को हटा करके दिल्ली की सत्ता में काबिज हो जाए। क्योंकि ये इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है उसके लिए काफी घातक साबित हो सकता है, ऐसा इंडिया गठबंधन वाले मानते हैं। और इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं कांग्रेस के अलावा, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को एक तरीके से सपोर्ट ना एक्सटेंड किया हुआ है। यहाँ पर कुछ सीटें हैं जहां पर कांग्रेस काफी मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक अलका लांबा जी की सीट है, एक संदीप दीक्षित की सीट है, उसके बाद एक सीलमपुर और इस मुस्तफाबाद, ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस काफी मजबूत दिखाई दे सकती है। अगर वोटों का डिवीजन भी कर सकती है और हो सकता है कि कुछ सीटें यहां पर निकाल भी सके। एक और बहुत बड़ी बात इसमें आ रही है कि दिल्ली का न्यू दिल्ली जहां से संदीप दीक्षित, प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट काफी फंसी हुई सीट दिखाई दे रही है। और ऐसा कहा नहीं जा सकता कि कौन किस सीट पे आगे है और कौन इस बार जो है तो विक्ट्री या जीत दर्ज करेगा इस पर्टिकुलर सीट पे, न्यू दिल्ली की असेंबली सीट पे। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी भी काफी एग्रेसिव कैंपेन चला रही थी। शराब घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, घोटाले की पार्टी, शीश महल, इस तरीके के कई सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए। उसके बाद आम आदमी पार्टी राजमहल का मुद्दा लेकर के आई जहां पे प्रधानमंत्री मोदी के घर की बात की, कोई 2700 करोड़ कहता है, कोई 467 करोड़ कहता है। तो इस तरीके के कई सारे फिगर्स चल रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा फिगर ऑथेंटिक सोर्स से फिगर नहीं आया है जिसमें कि ऐसा कुछ कहा जा सके कि ऐसा कोई डेटा अवेलेबल है। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल के लिए भी इस तरीके का एग्जैक्ट फिगर कोई भी समझ में नहीं आया, क्योंकि कोई 33 करोड़ कहता है, कोई 55 करोड़ का घर कहता है, इस तरीके की बात भी कही जा रही है। अब आते हैं बात इस पे कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी जो कि दिल्ली की सत्ता से 26 सालों से बाहर है, ठीक है, इस साल अगर इस बार नहीं तो कब, इस तरीके की बातें लोग कह रहे थे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी सच में दिल्ली का चुनाव जीतना चाहती है या नरेंद्र मोदी और अमित शाह सच में ये चुनाव जीतना चाहते हैं? अब अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव जीत जाती है तो उसमें देश की राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा?
अगर दिल्ली की सत्ता अरविंद केजरीवाल से जाती के पास से जाती है तो आम आदमी पार्टी, जो कि कई सारे स्टेट्स में जा करके अपोजिशन का या कांग्रेस का या के खिलाफ लड़ करके जो वोट ले करके जाती है, वो वोट परसेंटेज नीचे जाने की गुंजाइश है। जैसे कि गोवा हो गया, गुजरात हो गया, इन दो स्टेट्स में, मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर इस तरीके के स्टेट्स में हो सकता है कि जो वोट शेयर दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी के काबिज होने की वजह से उनको जो स्ट्रेंथ मिलती है, जो ताकत मिलती है, उस वजह से वो चली जाए। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पे भी असर पड़ सकता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कांग्रेस को कमजोर रखने के लिए ये आम आदमी पार्टी को ये चुनाव जीत लेना देना चाहती है, जिससे कि कांग्रेस जो है तो सत्ता में कांग्रेस जो है तो उस पे आम आदमी पार्टी का अपोजिशन में एक चेक बना रहे, चेक एंड बैलेंस एक तरीके का समझ लीजिए। क्योंकि गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ेंगे तो इसका क्या होगा कि फायदा जो है तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखता है, काफी ज्यादा दिखता है। क्योंकि जितना भी वोट शेयर अगर आप देखेंगे 2022 के जो चुनाव थे, उस समय पे अगर आप देखेंगे तो जितना भी वोट शेयर था 2022 में गुजरात में, वो पूरा का पूरा वोट शेयर बट गया अपोजिशन का वोट जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, और भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। अब ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है जहां पर कोई भी एंटी इनकम्बेंसी हो और इस तरीके की चीजों की वजह से आम आदमी पार्टी को एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी बचाना चाहती है, दिल्ली की सत्ता में अरविंद केजरीवाल को मैनेज करना चाहते हैं, जिससे कि राहुल गांधी के सामने एक अपोजिशन में एक बड़ा नेता खड़ा रहे। ऐसा भी प्रयास हो सकता है कि अपोजिशन में कोई एक सिंगल स्टैंड अलोन लीडर ना बन पाए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और राहुल गांधी, ये तीन सबसे बड़े अपोजिशन, और अखिलेश यादव, ये चार सबसे बड़े अपोजिशन के लीडर आज के समय में कहे जा सकते हैं। जिसमें अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली और पंजाब है आम आदमी पार्टी के पास, ममता बनर्जी बंगाल में बहुत पावरफुल है, राहुल गांधी जो कांग्रेस अपने आप में तीन राज्यों में खुद के दम पे सरकार है और कुछ राज्यों में कोलिशन गवर्नमेंट पे वो पार्टनर है। तो अगर इस बात को देखा जाए तो अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो उसका सीधा सीधा जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जीतने से भारतीय जनता पार्टी को उस तरीके का नुकसान होता, आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे नहीं होता है। और आप जानते हैं कि इस समय की जो फाइट है वो पूरी की पूरी आइडियोलॉजिकल हो चुकी है। तो हमारा ऐसा मानना है कि शायद भारतीय जनता पार्टी भी अंडर द कारपेट खेल रही है, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी चुनाव हरा करके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की स्थिति में आ जाए और आम आदमी पार्टी वहां पे 2030 के चुनाव के टाइम पे बाहर बाहर होती हुई दिखाई दे। और आम आदमी पार्टी के कमजोर होने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ऐसा भी एक मानना है लोगों का, और हमारा भी ऐसा मानना है कि शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण इसका है। अब कांग्रेस क्यों नहीं लड़ रही है तेजी से चुनाव? क्योंकि कांग्रेस को शायद इंडिया अलायंस, दूसरी जो पॉलिटिक्स है कि इंडिया अलायंस की एक पॉलिटिक्स है जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी को हरा करके रखना चाहते हैं। तो बेसिकली बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन बना हुआ है कि क्या कांग्रेस लड़ना चाहती है, जीतना चाहती है, नहीं जीतना चाहती है। आम आदमी पार्टी तो बहुत दमखम से लड़ रही है, रैलियां चल रही है 6 महीने से। अरविंद केजरीवाल जब से वो जेल से वापस आए हैं और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, उन्होंने कई सारी रैलियां कर रखी हैं, ऐसी बहुत सारी जगहों पे जा चुके हैं। और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एक प्रयास कर रही है कि वो अपना दिल्ली का जो किला है वो उसे बचा सके। एक और बात है कि अपोजिशन की जितनी भी पार्टीज हैं, खासतौर से जो मेन अलायंस है, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, इन सारी जो मेजर पार्टीज है, डीएमके हो गई, शरद पवार जी की एनसीपी हो गई, इन सभी पार्टियों में आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि संघ से भी वो इंस्पिरेशन लेती हुई दिखाई देती है, आरएसएस से इंस्पिरेशन लेती हुई दिखाई देती है। तो आरएसएस के भी कुछ लोग जो हैं तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ऐसा भी अंदर खाने में बातें चलती रहती हैं। तो एक तरीके का आम आदमी पार्टी और कुछ नहीं, एक चेक एंड बैलेंस की तरह दिखाई देती है, जो कांग्रेस को अपोजिशन में चेक करती रहती है। और कांग्रेस को चेक करने की वजह से अपोजिशन का आइडियोलॉजिकल जो स्टैंस है वो भी एक तरीके से उस तरीके का स्टेब्लिश नहीं हो पाता जैसा कि होना चाहिए।
ये एक बात समझ में आती है शायद जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उतनी शिद्दत से, उतनी ताकत से चुनाव नहीं लड़ रही है। अब बात बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की। योगी आदित्यनाथ जी की हिंदुत्ववादी छवि है, और जब भी वो कहीं भी जाते हैं तो वो पोलराइजेशन के चांसेस बढ़ते हैं। और एक और बात समझिए कि अगर पोलराइजेशन होता है दिल्ली के चुनाव में, उसका डायरेक्ट फायदा जो है तो आम आदमी पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास एक बेनिफिशियरी क्लास तो है ही, जैसे कि भारतीय जनता के पार्टी के पास में केंद्र के लेवल पे है या स्टेट्स में जहां पे उनकी सरकार है। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी का भी एक बेनिफिशियरी या लाभार्थी वर्ग बना रखा है। फ्री बस यात्रा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इन सब चीजों की वजह से उनका काफी अच्छा लाभार्थी वर्ग बना हुआ है। लेकिन एक और बात यह है कि अगर पोलराइजेशन होता है तो दलित और मुस्लिम वोट जो कि कांग्रेस के पास भी जा सकता है, 10 से 12% के आसपास की उम्मीद, 10% के आसपास की उम्मीद की जा रही थी 7 दिन पहले। अगर पोलराइजेशन होता है तो कांग्रेस अब फिर से 5 से 6% के नीचे जा सकती है, और आम आदमी पार्टी फिर से 50% के आसपास रहेगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रख सकता है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि पोलराइजेशन का जो पॉलिसी था 2020 में शाहीन बाग को लेकर के, जिस तरीके के पोलराइज्ड इलेक्शन था, शायद सबसे ज्यादा पोलराइज्ड इलेक्शन रिसेंट टाइम्स में उसे कहा जा सकता है। उस इलेक्शन के समय पे भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि में भी ये समझ में आया कि पोलराइजेशन के टाइम पे आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, और वो 62 सीटें उस सिचुएशन में लेके आए थे, जबकि वो 5 साल सरकार चला चुके थे। 70 में से 62 सीटें बहुत बड़ी बात होती है। तो ये रहा हमारा एक एनालिसिस दिल्ली चुनाव को लेकर के। अगर आप इस बारे में कुछ सोचते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।